सबको नमस्कार। मैं मदन लाल सैनी आपके अपने YouTube चैनल JB एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत जीरंड के बारे में बात की, यानी वर्बल नाउन फॉर्म, वर्ब के ING फॉर्म जो नाउन का फंक्शन करे। उसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की बात की थी। तो जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आगे। इससे पहले उदाहरण आप देख रहे हैं, द मूवी इज सरप्राइजिंग और आई लाइक रीडिंग पोइट्री। यह भी वर्ब की ING फॉर्म है, ये भी वर्ब की ING फॉर्म है। लेकिन मैंने बताया था कि वर्ब की ING फॉर्म यानी जो वर्बल एडजेक्टिव का काम करे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और जो नाउन का काम करे वो जीरंड फॉर्म होती है। इसमें देखो, द मूवी इज सरप्राइजिंग, ये वर्ब का काम नहीं कर रही है। वर्ब फ्रेज तो इसमें यही है, ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो सरप्राइजिंग यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। जीरंड भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन वो क्या होती है? नाउन होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि एडजेक्टिव हो तो इसमें वेरी जोड़ सकते हैं। द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर एडजेक्टिव नहीं हो तो वेरी नहीं जोड़ सकते। ऐसे आई लाइक रीडिंग पोइट्री, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं को पोइट्री पढ़ना पसंद करता हूँ, तो यहाँ अर्थ क्या है? पढ़ना। तो ये जीरंड है। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जीरंड है। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। अब अपन बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इसकी फॉर्म देखते हैं। वर्ब ED EN या T, जिसको अपन कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। फंक्शन, पहली बात कर चुके हैं कि एडजेक्टिव का भी काम करती है। एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही वर्बल एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। फंक्शन है SC के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा OC ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तीसरा फंक्शन इसका हो सकता है परफेक्टिव एस्पेक्ट, परफेक्टिव एस्पेक्ट। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का लिखा है था अपन ने प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, ऐसे ही ये काम परफेक्टिव एस्पेक्ट में यूज होते हैं, यानी ऑलवेज इन परफेक्ट टेंस, ऑलवेज इन परफेक्ट टेंस। और चौथा और वो महत्वपूर्ण इसका फंक्शन है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। ये इसके फंक्शन है। एक एक करके मैं उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। He is tired, he is tired, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये किसका यूज हो गया? आई फाउंड हिम ड्रंकन। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में किसके लिए आया? ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका फंक्शन है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का।
अब जो महत्वपूर्ण है, परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है और एक पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। उसको भी आप उदाहरण से समझने की कोशिश करें। I have made a mistake। ये सेंटेंस है, I have made a mistake। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो क्या दिखा रही है? परफेक्टिव एस्पेक्ट दिखाने के लिए। अभी बताया था आपको कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का फंक्शन है परफेक्टिव एस्पेक्ट दिखाने के लिए। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है वो अभी अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्पेक्ट का मतलब होता है कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन। तो सेंटेंस में एक्शन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, वो एस्पेक्ट बताता है। अभी बात की थी अपन ने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये क्या बताती है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, यानी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताता है परफेक्टिव एस्पेक्ट, यानी कार्य पूर्ण हो गया। तो कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन के लिए पार्ट एस्पेक्ट काम में आता है। तो एस्पेक्ट दो हो गए, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट और परफेक्टिव एस्पेक्ट। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म परफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए भी काम में आते हैं, यानी ऑलवेज इन परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो। अगला यूज है इसका पैसिव वॉइस में। आई वॉज गिवन ए प्राइज। आई वॉज गिवन ए प्राइज सब्जेक्ट है, ये पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब। इसके बाद में ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आई वॉज गिवन ए प्राइज, मुझे एक पुरस्कार दिया गया था। यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किस में यूज हुई? पैसिव वॉइस में। वॉइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उसके बारे में अपन परिभाषा भी पढ़ेंगे आगे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि पास्ट पार्टिसिपल का कहाँ कहाँ यूज होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, परफेक्टिव एस्पेक्ट में और पैसिव वॉइस में। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत अगला जो टाइप है वो है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी दो प्रकार का है। एक तो हो गया टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, एक वर्ब की बेस फॉर्म, यानी विद टू, विदाउट टू। देखो एक उदाहरण में लिख रहा हूं, ही विल गो टू जयपुर। ही इज गोइंग टू जयपुर। दूसरा सेंटेंस है ही इज गोइंग टू जयपुर। ये वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। फर्स्ट एलिमेंट इसमें विल है, इसमें सेकेंड एलिमेंट गो है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट इज है और सेकेंड एलिमेंट गोइंग है। पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट ये वो फाइनाइट होता है, तो ये तो क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। इज भी इसमें क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। आगे जो भी एलिमेंट वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट होगा। तो ये गो यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। गोइंग यहाँ क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अब नॉन फाइनाइट है तो क्या होगी? इनमें से ही होगी, या तो वो जिरंड होगी या पार्टिसिपल होगी या
इन्फिनिटिव होगी। इसमें अपन बात करते हैं गो, यानी क्या है ये हमें प्राप्त होता है कि यहाँ ये गो क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, यानी विदाउट टू बेस फॉर्म का यूज किया हुआ है। और ये फाइनाइट है तो ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट। ये गोइंग, ये नॉन फाइनाइट है तो इसका मतलब ये किस में होगी, या तो जिरंड होगी, या पार्टिसिपल होगी, या इन्फिनिटिव होगी। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करे जिरंड हो सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे वो पार्टिसिपल, या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट दिखाए वो पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे या जो परफेक्टिव एस्पेक्ट बताए वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और वर्ब की बेस फॉर्म जो विदाउट टू भी हो सकती है और टू के साथ भी हो सकती है, तो वो भी इन्फिनिटिव होती है। तो इसमें ये गो क्या है, इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के हो गए, सिंपल इन्फिनिटिव इसको कहेंगे, और विदाउट टू को इसको कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो ये अपने पास सेंटेंस बचा है, ही विल गो टू जयपुर। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में इसमें आप देख सकते हैं फॉर्म के हिसाब से आपको बताया था कि ये है, इसका मतलब है क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ये क्या है, इन्फिनिटिव है। अब इन्फिनिटिव के अंतर्गत भी, इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के, सिंपल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। यानी ये क्या है, गो, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। समझ गए इस बात को। तो नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है, दो तरीके से हो सकता है, टू के साथ में और विदाउट टू। टू के साथ में उसको बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव, और विदाउट टू इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अब नॉट फर्स्ट बात करते हैं अपन, नॉट फर्स्ट। मॉडल, कोई भी मॉडल वर्ब है उसके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बहुउपयोगी है ये चीज़ें। मॉडल के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, यानी मॉडल है किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहा तो उसके बाद में विदाउट टू इन्फिनिटिव का यूज होगा, यानी बिना टू के वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे यू कैन डू इट, ये कैन मॉडल है, इसके बाद में ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मॉडल के बाद में हमेशा, नोट कर सकते हैं आप, मॉडल के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। पहला नोट तो हो गया, मॉडल के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। इसमें एक्सेप्शंस है, यूज टू, एक तो यूज टू और ऑट टू। आप कहेंगे भी आई यूज टू स्मोक, ये सेंटेंस है। आपने कहा यूज मॉडल होता है, उसके बाद में ये वर्ब है, और ये तो क्या हो गई, सिंपल इन्फिनिटिव का यूज हो गया। ऐसे कैसे हो गया, तो ये एक्सेप्शन है दो, यूज्ड के साथ में टू का यूज होता ही होता है, एक ऑट के बाद में टू का यूज होता ही होता है। यानी ये मॉडल जो 13 मॉडल्स होते हैं उनमें यूज टू और ऑट टू अपवाद है, बाकी सभी मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत। अब है
नोट टू के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर और वुड बेटर। सेंटेंस में ये फ्रेज आए हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, इनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। जैसे आई हैड बेटर गो देयर, यू वुड रादर स्टे हियर। ये जो वर्ब है, भाई फाइनाइट तो ये हो गई, हेड इसमें हो गई, वुड ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई। इसके बाद में गो और यहाँ स्टे, ये कौन सी होगी? फिर एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी सभी क्या होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। तो इसमें ये तो फाइनाइट होगी, ये गो और ये स्टे दोनों सेंटेंस में ये क्या होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ये कौन सी हो गई? न तो ये जिरंड है, न पार्टिसिपल है, ये क्या है? इन्फिनिटिव है, वो भी बेयर इन्फिनिटिव। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशंस एग्जाम में, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखना है बेयर इन्फिनिटिव का यूज होगा गो और स्टे। तो हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, इनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। नोट 3 की बात करते हैं। नोट 3 कुछ निश्चित वर्ब्स है जिनके बाद में एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी नॉन फाइनाइट के रूप में कोई वर्ब आती है तो वो बेयर इन्फिनिटिव ही आती है। तो कुछ वर्ब्स जैसे मेक, बिड, सी, लुक, नोटिस, हियर, लिसन, हेल्प, फील, एटसेट्रा, इस प्रकार कुछ वर्ब्स है। इनका यूज अगर सेंटेंस में हो रहा है, उसके बाद में अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में और वर्ब का यूज हो रहा है तो वो बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में जैसे ही बेड मी सिट डाउन, ही बेड मी सिट डाउन, she made her wash clothes। एक वर्ब है लेट, let him do it, I saw her sing। ये सेंटेंसेस है। बिड वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म में मेक है, लेट है, सी है। यानी इस प्रकार के वर्ब में से इनमें से कोई सी भी वर्ब आती है, मेक, बिड, सी, लुक, लेट, नोटिस, हियर, लिसन, हेल्प, फील, इनमें से कोई भी वर्ब आती है, इनके बाद में और वर्ब आती है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, तो वो क्या होगी? बेयर इन्फिनिटिव होगी। जैसे
ये क्या होगी, सिट। बेयर इन्फिनेटिव, सी मेड हर वाश, बेयर इन्फिनेटिव। लेट हिम डू इट, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। आई सो हर सिंग, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। ऐसे नहीं, आई सो हर टू सिंग, लेट हिम टू डू इट, शी मेड हर टू वॉश क्लॉथ्स, ही बेड मी टू सिट डाउन। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ही बेड मी टू सिट डाउन, ये सेंटेंस नहीं होगा। समझ में आई बात। ये वर्ब है, इनके बाद में अगर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना हो तो वो बेयर इन्फिनिटी का यूज होगा। अच्छी तरह से आपको समझना है। नॉट फोर, इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग यदि पैसिव वॉइस में हो तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। केवल लेट को छोड़कर। यानी लेट वर्ब है तो चाहे वो एक्टिव वॉइस हो और चाहे वो पैसिव वॉइस हो, दोनों में ही क्या होगा, वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। लेट के बाद में बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा वही वर्ब है जो अभी पढ़ी थी अपन ने, उनका प्रयोग यदि पैसिव वॉइस में होता है तो फिर वो क्या होगी, सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग उनमें होगा। जैसे ही वॉज बीडन टू सिट डाउन, ही वॉज बीडन सिट डाउन। अब की बार ये नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई बेड हिम ऐसे होता, आई बेड हिम सिट डाउन तो सही था, लेकिन ही वॉज बीडन टू सिट डाउन। सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यही वर्ब जो अभी पढ़ी थी, पैसिव वॉइस में अगर इनका प्रयोग होता है और इनके बाद में अगर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना हो तो वो सिंपल इन्फिनेटिव होगा। यानी टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, विदाउट टू नहीं होगा, विद टू प्रयोग होगा। जैसे ये गलत है, ये सेंटेंस सही है। शी वॉज सीन टू सिंग, ये सही होगा। सिंग ये सही नहीं होगा। सी वर्ब है, पैसिव वॉइस में यूज की गई है, उसके बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज हो रहा है तो वो फिर सिंपल इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू और वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इन्फिनेटिव के अंतर्गत वर्बल फंक्शन हमने देखा, मॉडल के बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। उसके बाद में अपने पढ़ा कुछ वर्ब्स हैं, उनके एक्टिव वॉइस में होने पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, पैसिव वॉइस होने पर सिंपल इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब इसका जो दूसरा फंक्शन अपन देखते हैं, ये फंक्शन तो हुआ वर्बल फंक्शन, वर्बल फंक्शन हुआ। यानी एक फंक्शन तो क्या हो गया इसका, वर्बल फंक्शन जो अभी अपन ने पढ़ा। दूसरा इसका नॉमिनल फंक्शन, नॉमिनल फंक्शन। नॉमिनल फंक्शन का मतलब क्या है, इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अथवा इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वो फिर नॉमिनल फंक्शन होता है। यानी इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट
और इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट, वो उदाहरण अपन देखते हैं। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बनना है, इसका मतलब ये नॉमिनल फंक्शन है इसका, इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू गो, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो वो क्या हो गया, इसका नॉमिनल फंक्शन हो गया। समझ में आ गई बात। सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा तो वो क्या होगा, सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है तो वो सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। ये तो थी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात। तो सेंटेंस में आप देखते हैं वर्ब फ्रेज में बहुत से एलिमेंट होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि टेंस भी बदल गया, पर्सन भी बदल रहा है, नंबर भी बदल रहा है, लेकिन कुछ वर्ब फॉर्म ऐसी है जो सेंटेंस में टेंस बदलने पर भी वो सेम ही आती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ऐसा क्यों होता है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है जिन पर टेंस का, नंबर का और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फाइनाइट वर्ब होती है वो लिमिटेड होती है टेंस से, नंबर से, पर्सन से। थोड़ा सा आगे अपन और बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होता है, उसमें 4 बातें हो सकती है। टेंस, दूसरा एस्पेक्ट, तीसरा वॉइस और चौथा है मूड। टेंस काफ़ी सारे वीडियो बन सकते हैं, इस पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। आज हम केवल इसकी डेफिनेशन और टाइप की बात करेंगे। ऐसे एस्पेक्ट, वॉइस, इस पर बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। ऐसे मूड, इस पर भी अपन बात करेंगे विस्तार से, अलग से क्लास में अपन बात करेंगे, लेकिन आज इनके बारे में थोड़ा सा अपन डेफिनेशंस क्या होती है इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या है, वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन। वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन। अब ऐसी वर्ब की फॉर्म जो समय बताती है कि कार्य किस समय हुआ, तो वो अपन ने पढ़ा था अभी। वर्ब की 5 फॉर्म होती है जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, ये पास्ट फॉर्म होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। तो अपन बात करते हैं प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट फॉर्म कौन सी होती है। वर्ब की यही 2 फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म है जो प्रेजेंट टाइम बताती है, पास्ट फॉर्म जो पास्ट टाइम बताती है। यानी इसके आधार पे वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन, इसके आधार पे अपन बात करें तो टेंस कितने प्रकार के होंगे। वर्ब फॉर्म जो प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन बताए वो प्रेजेंट टेंस। वर्ब फॉर्म जो पास्ट टाइम ऑफ एक्शन बताए वो पास्ट टेंस। अब ऐसी वर्ब फॉर्म कोई नहीं होती है जो क्या बताए, फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन बताए, इनमें 5 में से। तो इस हिसाब से तो टेंस कितने टाइप के होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, 2 टाइप होने चाहिए। तीसरा वो होता है जो फ्यूचर टेंस अपन पढ़ते आए हैं, वो क्या होगा वास्तव में, वो क्या होता है, फ्यूचर टाइम होता है जो इनमें से ही
जो प्रेजेंट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म हो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो, बेस फॉर्म हो, इनमें से ऐसे कोई वर्ब नहीं है जो फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन बताए, केवल प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में अपने पास। तो हिसाब से तो यही होना चाहिए, और ये हिसाब से क्या होना चाहिए, ये फ्यूचर टाइम ही होता है। तो ये तो टेंस की बात करें, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। टेंस क्या है? टेंस है वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन। दूसरा है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट क्या है? वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन। वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम वो तो टेंस, वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन वो क्या हो गए? आस्पेक्ट हो गए। इस आधार पे आस्पेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट, दूसरा हो गया परफेक्टिव आस्पेक्ट। ये किस में आता है? अभी बात हुई थी प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट, यानी वह फॉर्म जो नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन बताए वो प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट, वर्ब फॉर्म जो कंप्लीशन ऑफ एक्शन बताए वो परफेक्टिव आस्पेक्ट, कार्य पूर्ण होने के बारे में बताने वाली वर्ब फॉर्म परफेक्टिव आस्पेक्ट, कार्य जारी रहने वाली वर्ब फॉर्म वो प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट। यानी प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट किस में होता है? कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्टिव आस्पेक्ट किस में होता है? परफेक्ट टेंस में। समझ में आ गई बात? अब प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट बताती कौन सी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। परफेक्टिव आस्पेक्ट बताती है कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। तीसरा है वॉइस। इसके उदाहरण की अपन बात करें, एक एक उदाहरण मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दे आर मेकिंग टी लिख देता हूं। ये जो वर्ब फॉर्म है ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बता रही है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बता रही है। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बता रही है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। ये जो फाइनाइट है ये तो नॉन फाइनाइट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है, यानी इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये फाइनाइट वर्ब है जो कि कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म है तो प्रेजेंट टाइम बताने वाली, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं दे आर मेकिंग टी में कौन सा टेंस है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, प्रेजेंट फॉर्म है यानी प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। इसमें अपन देखेंगे फिनिश्ड, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ये क्या बताती है? परफेक्टिव एस्पेक्ट बताती है। और परफेक्टिव एस्पेक्ट हमेशा किस में होता है? परफेक्ट टेंस में होता है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये हैव की प्रेजेंट फॉर्म है, तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट। तो
तो वर्ब फ्रेज में फर्स्ट एलिमेंट है वही टेंस बताता है। तो प्रेजेंट ये तो केवल क्या बताते हैं, अगला एलिमेंट वो तो केवल एस्पेक्ट बताते हैं। आईएनजी फॉर्म है यानी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, थर्ड फॉर्म है यानी परफेक्टिव एस्पेक्ट। तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरी अपन बात करते हैं वॉइस। वृत्ति, सॉरी वाच्य। टेंस फिर एस्पेक्ट यानी पक्ष, वॉइस यानी वाच्य। ये भी क्या है, वर्ब फॉर्म शोइंग प्रोमिनेंस ऑफ एजेंट और ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम ऑफ एक्शन वो कहलाता है टेंस। वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन वो एस्पेक्ट कहलाता है। वर्ब फॉर्म शोइंग प्रोमिनेंस ऑफ एजेंट और ऑब्जेक्ट वो वॉइस कहलाता है। प्रोमिनेंस सेंटेंस में एजेंट का हो तो अलग वॉइस हो गया, प्रोमिनेंस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का हो तो वो अलग वॉइस हो गया। तो इस आधार पर प्रोमिनेंस ऑफ एजेंट हो तो वो कहलाता है एक्टिव वॉइस, प्रोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। तो हमने बात की वर्ब फॉर्म शोइंग प्रोमिनेंस ऑफ एजेंट और ऑब्जेक्ट, उसके आधार पर वॉइस कितने प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एजेंट का प्रोमिनेंस हो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट का प्रोमिनेंस हो तो पैसिव वॉइस। तो हमने बात की टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मूड। मूड की परिभाषा क्या होती है उसको और देख लेते हैं। मूड इसको कहते हैं वृत्ति। वर्ब फॉर्म शोइंग the attitude of the speaker। वर्ब फॉर्म शोइंग द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर उसको अपन कहेंगे मूड। अब अलग अलग एटीट्यूड के आधार पर मूड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सपोजिशन मूड, सबजंक्टिव मूड, तो वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ये चार बातें मैंने आपको समझाई, टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मूड। ये एक सेंटेंस में हो सकते हैं, इनको आपको समझना। सारा खेल किसका है, वर्ब फॉर्म का है। वर्ब फॉर्म शोइंग टाइम, वर्ब फॉर्म शोइंग कंप्लीशन और नॉन कंप्लीशन ऑफ एक्शन, वर्ब फॉर्म शोइंग प्रोमिनेंस ऑफ एजेंट और ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म शोइंग द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।